हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द थिंक टैंक में। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा, हम इस वीडियो में आर्टिकल 18 को कवर करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी केस लॉज हैं उसे भी कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आर्टिकल 18 को स्टार्ट करने से पहले हम राइट टू इक्वलिटी को कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं बेसिक कि उसमें कौन कौन सी आर्टिकल इंक्लूड होती हैं राइट टू इक्वलिटी में। राइट टू इक्वलिटी जैसे कि हमने ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुके हैं। जो फंडामेंटल राइट में 6 कैटेगरी होती हैं, 6 कैटेगरी होती हैं। राइट टू इक्वलिटी उसमें से एक कैटेगरी है। और राइट टू इक्वलिटी में कौन कौन सी आर्टिकल आती हैं? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17, 18। 14, 15, 16, 17 को हम इन 4 आर्टिकल को ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो गाइस वीडियो को देख लें, मैं उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, अब हम आर्टिकल 18 को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं आर्टिकल 18 क्या कहता है। आर्टिकल 18 का अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये टाइटल्स के अबोलिशन की बात करता है। टाइटल्स पे बैन लगाता है कि इन टाइटल्स को अबोलिश करता है। किस टाइप के टाइटल्स को अबोलिश करता है? जैसे आपके जो हेरिडेटरी टाइटल्स हैं ऑफ नोबिलिटी, जो हेरिडेटरी टाइटल्स हैं ऑफ नोबिलिटी लाइक जैसे कि आपके महाराजा हैं, राज बहादुर है, राय बहादुर है, राय साहब है, जमींदार हैं, तुगलकदार हैं, इन सब टाइटल्स को बैन करता है आर्टिकल 18। ये जितने भी जो टाइटल्स हैं ना, ये कॉलोनियल, जब कॉलोनियल टाइम था, कॉलोनियल स्टेट में दिए जाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। ब्रिटिश गवर्नमेंट पर्सन को देती थी इस टाइप के टाइटल्स। ठीक है, और जो ये टाइटल्स हैं, ये जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ द इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल, जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल स्टेटस है उसके अगेंस्ट काम करते हैं, अगेंस्ट हैं ये सारे टाइटल्स। तो इसलिए आर्टिकल 18 इन सबको अबोलिश करता है, इन सबको बैन करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आर्टिकल 18 क्या है? अबोलिश करता है टाइटल्स को। अब इसके वो क्लोजेस देख लेते हैं, आर्टिकल 18 के क्या क्लोज हैं। अब आर्टिकल 18 क्लोज 1 क्या कह रहा है? ये प्रोहिबिट करता है, किसको? स्टेट को करता है कि स्टेट किसी भी पर्सन को कोई भी टाइटल प्रोवाइड नहीं करेगा, किसी को भी कोई टाइटल नहीं देगा पर्सन, चाहे वो आपका सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो। ठीक है, बट इसमें आर्टिकल 18 क्लोज 1 में एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि वो स्टेट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन बेसिस पर तो टाइटल्स प्रोवाइड करा सकता है, केवल ओनली वन मिलिट्री और एकेडमिक बेसिस पे ही टाइटल प्रोवाइड कराएगा। इन दोनों कैटेगरी को छोड़कर और किसी भी कैटेगरी के बेसिस पे स्टेट को टाइटल नहीं प्रोवाइड कराएगा, किसी को भी टाइटल्स नहीं देगा स्टेट, सिर्फ इन 2 कैटेगरी के बेसिस पे देगा, मिलिट्री और आपका एकेडमिक। ये दोनों एक्सेप्शन है आर्टिकल 18 क्लोज 1 में। ठीक है, आर्टिकल 18 क्लोज 2 क्या करता है? ये सिटीजन को रोकता है, या सिटीजन को, ये सिटीजन से ये कहता है आर्टिकल 18 कि कोई भी इंडियन सिटीजन वो किसी भी फॉरेन कंट्री से यदि उसे कोई टाइटल दिया जा रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी फॉरेन कंट्री का कोई भी टाइटल। यदि कोई भी बाहरी देश वो किसी इंडियन सिटीजन को कोई टाइटल देता है तो वो उस टाइटल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आर्टिकल 18 क्लोज टू ये कहता है। अब आर्टिकल 18 क्लोज 3 देखते हैं। आर्टिकल 18 क्लोज 3 क्या है? ये किसी नॉन सिटीजन से बात करता है, कि नॉन सिटीजन से डील करता है ये। उसके बाद ये कहता है यदि कोई नॉन सिटीजन है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या उसने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसके अंदर आ रहा है? स्टेट के अंदर आ रहा है। सिंपली वो कोई नॉन सिटीजन है, फॉरेनर है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उस केस में वो कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी फॉरेन कंट्री से बिना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के। कि पहले यदि वो उसे टाइटल एक्सेप्ट करना है, वो किसी नॉन सिटीजन को किसी जो उसे फॉरेन कंट्री से दिया जा रहा है, फॉरेन स्टेट से दिया जा रहा है, तो उससे पहले उसे प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा उस टाइटल को एक्सेप्ट करने से पहले। ठीक है, आर्टिकल 18 क्लोज 4 क्या कहता है? ये कह रहा है आपके, ये दोनों से डील करता है कि सिटीजन से भी और आपके नॉन सिटीजन से भी। दोनों, यदि सिटीजन और नॉन सिटीजन बोथ आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यदि दोनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ये दोनों ने ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है, वो स्टेट के अंदर आ रहा है, तो उस केस में वो दोनों ही किसी भी फॉरेन स्टेट से यदि उन्हें कोई भी प्रेजेंट या एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस
दिया जा रहा है तो वो बिना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पहले उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी किसी भी प्रेजेंट, एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस को एक्सेप्ट करने से पहले। क्लियर हुआ? 18 क्लोज 3 क्या कह रहा है? 18 क्लोज 3 एक बार रिकॉल कर। 18 क्लोज 3 कह रहा है किसी नॉन सिटीजन से डील कर रहा है, केवल वो ओनली वन नॉन सिटीजन से डील कर रहा है, किसी फॉरनर से डील कर रहा है। यदि फॉरनर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उस केस में वो कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी फॉरेन कंट्री से यदि दिया जा रहा है उसे। उससे पहले उसे प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा, प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी एक्सेप्ट करने से पहले। 18 क्लोज 4 क्या कर रहा है? 18 क्लोज 3 तो टाइटल से डील कर रहा है और नॉन सिटीजन से डील कर रहा है। 18 क्लोज 4 क्या कर रहा है? ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों की बात कर रहा है, दोनों से डील कर रहा है। ये दोनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उस केस में बिना गवर्नमेंट की परमिशन के दोनों ही किसी भी फॉरेन स्टेट से या फॉरेन कंट्री से यदि उन्हें कोई प्रेजेंट और इम्प्लॉयमेंट और ऑफिस दिया जा रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के। ठीक है, 18 क्लोज 3 टाइटल्स की बात कर रहा है और नॉन सिटीजन की बात कर रहा है, उससे डील। 18 क्लोज 4 क्या कर रहा है? वो पर्सन की सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों से डील कर रहा है, और वो टाइटल्स की बात नहीं कर रहा, वो प्रेजेंट और इम्प्लॉयमेंट और ऑफिस जो दी जा रहे हैं फॉरेन स्टेट से उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, 18 क्लोज 3 और 18 क्लोज 4 जो हमारे आर्टिकल 18 में इसलिए इंक्लूड करे गए हैं, इसका रीज़न है क्योंकि जो नॉन सिटीजन है, नॉन सिटीजन के लिए मोस्टली फोकस किया गया है इन आर्टिकल में। नॉन सिटीजन जो फॉरेनर है कि उसे उसकी लॉयल्टी को इंश्योर करना गवर्नमेंट के प्रति, वो हमारी गवर्नमेंट के लिए लॉयल रहे हम, इसलिए आर्टिकल 18 क्लोज 3 और 18 क्लोज 4 को इंक्लूड किया है कि किसी भी नॉन सिटीजन को उसकी लॉयल्टी को इंश्योर करना गवर्नमेंट के प्रति। हम इससे रिलेटेड आर्टिकल 18 से रिलेटेड जो भी केसेस हैं, केस लॉज हैं, उसे देख लेते हैं। सबसे पहला केस जो है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, 1996 का केस है। इसमें चैलेंज किया गया था जो नेशनल अवार्ड्स हैं उसे चैलेंज किया गया था। किस ग्राउंड पे चैलेंज किया गया था? कि जो नेशनल अवार्ड्स हैं वो हमारे आर्टिकल 18 के जो प्रोविजन है उसे वायलेट कर रहे हैं, हमारे आर्टिकल 18 को वायलेट कर रहे हैं। इस ग्राउंड पे चैलेंज किया गया था नेशनल अवार्ड। तो नेशनल अवार्ड्स आपको पता ही होंगे, नेशनल अवार्ड्स एक होने आपके जैसे भारत रत्न हुआ, पद्म विभूषण हुआ, पद्म भूषण हुआ, पद्मश्री, ये नेशनल अवार्ड्स हैं। तो इन्हें चैलेंज किया गया था कि हमारे आर्टिकल 18 को वायलेट कर रहे हैं, पर सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था? सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल अवार्ड्स है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर कर दिया था, कि ये मान लेता था उन्होंने, ये वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है नेशनल अवार्ड्स। और साथ में ये भी कहा था कि जो आपके जो अवार्ड्स हैं और टाइटल्स हैं, टाइटल्स का जो मीनिंग आर्टिकल 18 में मेंशन है, आप अवार्ड्स और टाइटल्स को दोनों को इक्वली कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि जो टाइटल का जो मीनिंग मेंशन है आर्टिकल 18 में, वो क्या करता है? वो प्रोहिबिट करता है हेरिडिटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी। ओनली वन हेरिडिटरी टाइटल्स हैं जो ऑफ नोबिलिटी के, उसे प्रोहिबिट करता है, इसलिए आप दोनों को इक्वल कंसिडर नहीं कर सकते। और साथ में अपने जजमेंट में ये भी इंक्लूड करा गया था, जो नेशनल अवार्ड्स हैं वो आपका जो इक्वलिटी का प्रिंसिपल है जो आर्टिकल 14 में मेंशन, नेशनल अवार्ड्स उसे भी वायलेट नहीं करते हैं। ठीक है, उसके प्रोविजन को भी वायलेट नहीं करते हैं। आर्टिकल 14 के प्रोविजन है जो इक्वलिटी का, उसे भी वायलेट नहीं करते नेशनल अवार्ड्स। और साथ में ये भी इंक्लूड किया गया था, जो भी अवार्डीज हैं, जो नेशनल अवार्ड्स का जो स्टेटस है, जो अवार्डीज हैं, ना ही वो नेशनल अवार्ड के स्टेटस को प्रीफिक्स और आपके सफिक्स में यूज़ करेंगे, ना ही वो अपने नाम के आगे या पीछे यूज़ करेंगे। यदि वो सफिक्स और प्रीफिक्स में नेशनल अवार्ड के स्टेटस को यूज़ कर रहे हैं तो उन पर पेनल्टी इम्पोज करी जाएगी, और यहाँ तक कि उनका अवार्ड भी वापस लिया जा सकता है। ये अपने जजमेंट ने कहा था। और इसमें एक रिकमेंडेशन भी दी थी कोर्ट ने कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को एक पैनल क्रिएट करना चाहिए जो कोऑर्डिनेट करे, किसी साथ प्रेसिडेंट के साथ कोऑर्डिनेट करे और ये इंश्योर करे कि जो अवार्ड्स हैं या वो किसी डिजर्विंग पर्सन को ही मिले, जिससे कि उसका मिसयूज कम हो। ठीक है, ये रिकमेंडेशन दी थी उसने कि एक हाई पैनल क्रिएट करो, एक रिकमेंडेशन दी थी ना, एक हाई पैनल बनाया जाए गवर्नमेंट के थ्रू जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ कोऑर्डिनेट करे और किसी डिजर्विंग
इंश्योर करे, और वो इंश्योर करे कि किसी डिजर्विंग कैंडिडेट को या पर्सन को ही वो अवार्ड्स मिलने चाहिए, रिसीव होने चाहिए, ठीक है, जिससे कि उसका मिसयूज कम हो सके। अब देखें दूसरा केस, इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसमें क्या था, इसमें चैलेंज क्या गया था, जो एडवोकेट है, एडवोकेट को एज अ सीनियर एडवोकेट का स्टेटस देना, कि एडवोकेट को एज अ सीनियर एडवोकेट का स्टेटस देना जिस प्रोसेस के दौरान होता था, जो सिस्टम करता था उस प्रोसेस को, और उस चैलेंज किया गया था कि किसी भी एडवोकेट को एज अ सीनियर एडवोकेट बनाना जिस सिस्टम के थ्रू होता था, उस सिस्टम को चैलेंज किया गया था। किस ग्राउंड पर चैलेंज किया गया था, उस जो सिस्टम था उसे ये कहा गया था कि वो ना ही ऑब्जेक्टिव है, ना ही फेयर है, वो ना ही ट्रांसपेरेंट है, और जो जिस वो जो कंसीडर करते थे, ना ही वो मेरिट बेस पे और एबिलिटी बेस पे कंसीडर करते थे कि किसी भी एडवोकेट को एज ए सीनियर एडवोकेट कंसीडर, जैसे शी सबमिट दैट existing system of a designation of a senior advocate as was a flawed, as it was not a objective, fair, transparent, and thus did not take into a account of consider of a merit and ability। ठीक है, क्लियर हो, मतलब कि वही जो एडवोकेट को एज सीनियर एडवोकेट का स्टेटस देना या उसे अपॉइंट करना एडवोकेट को एज सीनियर एडवोकेट, तो उस जिस सिस्टम के थ्रू ये किया जाता था उस सिस्टम को चैलेंज किया गया था कि वो ना ही सिस्टम आपका फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, ना ही ऑब्जेक्टिव है, और जो ये सिस्टम किस तरीके से कंसीडर करता था, ना ही वो मेरिट बेस पर कर सकता था और ना ही एबिलिटी बेस पर कंसीडर करता था किसी भी एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट अपॉइंट करना। ठीक है, तो जो ये सिस्टम था, इस सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया था जजमेंट में, कोर्ट ने क्या कहा था, इस सिस्टम को रिप्लेस किया गया था। किससे रिप्लेस कर गया, कि परमानेंट सिलेक्शन कमेटी, कि अब एज अ एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट अपॉइंट कौन करेगा, परमानेंट सिलेक्शन कमेटी के थ्रू अपॉइंट होंगे। और जो सेक्शन 16 ऑफ द एडवोकेट एक्ट और रूल 2 ऑफ ऑर्डर 14 ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 को अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया था। सेक्शन 16 ऑफ एडवोकेट एक्ट क्या था ना, उसमें कि किसी भी एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट अपॉइंट करना वो किसके हाथ में था, कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हाथ में था। यदि उन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो पर्सन है वो उस पर एक्सपीरियंस है, नॉलेज, यदि लॉ की नॉलेज है और स्किल्स है, उस बेसिस पे वो अपॉइंट कर देते थे किसी भी एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट। तो याद रखना सेक्शन 16 ऑफ एडवोकेट एक्ट को और रूल ऑफ ऑर्डर 14 ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता। आगे ना सेक्शन 16 ऑफ एडवोकेट एक्ट, उस दौरान वही चलता था, जब किसी एडवोकेट का सीनियर एडवोकेट बनाया जाता था तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही उस केस के यदि वो फील करते थे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फील करते थे कि पर्सन के पास स्किल्स है, नॉलेज है लॉ की या एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे वो एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट अपॉइंट कर देते थे। अब देख लेते हैं इसके सिग्निफिकेंस क्या है आर्टिकल 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिग्निफिकेंस क्या है, ये इक्वालिटेरियन इस्टेब्लिश करता है सोसाइटी में, इंटीग्रिटी मेंटेन करता है, कि सोशल इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करता है सोसाइटी में, कि अबोलिश कर देगा टाइटल्स को तो सबको इक्वली कंसीडर करा जाएगा। ठीक है, और ये इसने किस पे फोकस किया था, इंपॉर्टेंस ऑफ द मेरिटोक्रेसी, जो मेरिट है उसको फोकस किया, उसकी इंपॉर्टेंस को फोकस किया है कि इंडिविजुअल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड रिवॉर्डेड बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी और अचीवमेंट रादर देयर इनहेरिट टाइटल्स, डेमोक्रेटिक वैल्यू। जैसे कि ये कह रहा है कि जो इंडिविजुअल को, जो पर्सन है उसे रिकॉग्नाइज और उसे अवॉर्ड किस बेसिस पे दिया है, उसकी एबिलिटी, अचीवमेंट, कि वो सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, किस वे से कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी स्किल्स क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, उस बेस पे उसे अवार्ड दिया जाए, उस बेसिस पे उसे रिकॉग्नाइज किया जाए पर्सन को, ना कि उसने उसके टाइटल्स के बेस पे, कि जो भी उसे इनहेरिट टाइटल्स मिले हैं या उस बेस पे किया जाए। ठीक है गाइस, अब देखते हैं इसके डिफरेंस देख लेते हैं। वैसे तो आपको क्लियर होगा डिफरेंस अवार्ड्स और टाइटल्स में, एक बार देख लेते हैं। जो टाइटल्स है ना, ये ब्रिटिश पीरियड के दौरान जब ब्रिटिश रूल था उस दौरान क्या होता था, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को इम्प्रेस कर देता था, जो भी पर्सन ब्रिटिश गवर्नमेंट को इम्प्रेस कर देता था थ्रू अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स थी उनकी, उसके थ्रू वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इम्प्रेस कर देता था, तो वो उसे टाइटल्स प्रोवाइड करा देती थी, दे देती थी।
पर अवार्ड्स में ऐसा नहीं है। अवार्ड्स उसके अचीवमेंट, उसकी स्किल्स, उसकी नॉलेज के बेसिस पे दिए जाते हैं। और जो ब्रिटिश रूल था, जो ये टाइटल्स थे ना, ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही दिए जाते थे, ना कि सबको दिए जाते हैं। और अवार्ड्स क्या है, अवार्ड सबको दिए जाते हैं, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन लाओ नहीं है, ना ही आपकी कास्ट, ना ही आपके जेंडर, आपके बर्थ, कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। सबको, सबके लिए अवेलेबल हैं अवार्ड्स, सबको दिए जाएंगे। बस किस बेसिस पे देंगे, आपकी लिटरेचर, साइंस, नॉलेज, स्किल्स इस फील्ड में, इस बेसिस पे। ठीक है गाइस, आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी। तो आप, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।